बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। और आप दोस्तों के कुछ सवालात आए हुए हैं जी हमारे यूट्यूब चैनल बारी लॉ एसोसिएट्स के ऊपर, और मैं वहाँ पे आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। और जहन में रखिएगा, इस जस्ट अ इंफॉर्मेशन, जो है इंफॉर्मेशन है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है और आपके सवालों का जवाब है, बट इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस जो है। सो ये पहला सवाल है किसी का जो कमेंट्स है। थैंक यू वेरी मच। ये कोई सिविल सर्विस डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं भाई साहब, जिन्होंने वीडियो देखी और इन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट्स जो है वो दिया। उन्होंने कहा जी कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर हाईलाइटिंग द इश्यूज। I work for a civil services. People often perceive us a horrible individual, yet we simply carry out our duties without any bias जो है। ये एक वीडियो थी जी, जो मैंने वीज़ा स्कैमर्स के हवाले से की थी कि जी कि किस तरीके से ये जो स्कैमर्स हैं ये टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और इनोसेंट लोगों को, और जिसकी वजह से जो है होम ऑफिस या उनका जो स्टाफ है बहुत से लोगों के वीज़ा कर्टेल कर रहे हैं और लाइसेंस जो है वो भी कैंसिल हो जाते हैं। अब इस मैसेज से यही लगा है कि भाई साहब जो है वो या होम ऑफिस में काम करते होंगे या इसी तरह के रिलेटेड डिपार्टमेंट में, और उन्होंने ये इसी से रिलेटेड ही जवाब दिया है कि हम लोग बायस्ड नहीं होते, हमारा किसी से ना कोई दोस्ती होती है ना किसी से दुश्मनी होती है, हम कानून के मुताबिक ही काम करते हैं। और अगर किसी की एप्लीकेशन बनती है तो हम उनको देते हैं, यस करते हैं। अगर किसी का नो बनता है तो हम उनको नो बंद करते हैं। और आपको बच के रहना है स्कैमर से, फ्रॉडियों से, जालसाजों से आपने बचना है। लेकिन होम ऑफिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करता है जी। बहुत शुक्रिया जी। इस मैसेज से मुझे ये तो पता चल गया कि मेरी वीडियोस को जो है वो एजेंसियां भी देखती हैं जी। मैं हूं होर डर के रहना जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, वेल सेड है। अच्छा जी, ये किसी नेक्स्ट ये सवाल है भाई साहब। मैं इसलिए अक्सर लोगों को कहता होता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होता है ये प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल नहीं होता। यहाँ पे आपके मुंह से बात निकली तो बात जो है वो दूसरे की ज़बान ज़द आम हो गई। इसलिए जो आपकी प्राइवेसी होती है, जो आपका पर्सनल मैटर्स होते हैं, उसको कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर मत किया करें। आपके जो भी इश्यूज होते हैं वो वन ऑन वन जो है प्राइवेटली फोन कंसल्टेशन के ऊपर या फेस टू फेस जो है उसको डिस्कस किया करें। आपकी प्राइवेसी जो है वो बाज़ का आपको इस तरह प्लेटफॉर्म के ऊपर सवालात छोड़ने से नुकसान भी होता है जी। ये कोई हमजा शाह साहब हैं, उन्होंने कहा जी आई एम गोइंग टू यूके नेक्स्ट मंथ एंड लुकिंग फॉर असाइलम जो है। लुकिंग फॉर असाइलम से क्या मुराद है? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਕੁੱਤਾ ਗਵਾਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ मैं अगले महीने चलना यूके, तो मैं वो लुकिंग फॉर असाइलम है ना, लुकिंग फॉर जॉब का तो मैंने सुना था। ये लुकिंग फॉर असाइलम जो है ये मैंने आपके मुंह से सुना जो है। जिਵੇਂ बंदा कहना नहीं यार राती अपना मेरा बटवा गवाच गया, पर्स गवाच गया, तो मैं हूँ सवेरे उठ के ਲੱਭਾਂਗਾ। ਅਸਾਈਲਮ ਤੁਸੀਂ यूके 'ਚ ਲੱਭਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, इतने बड़ा आराम के नाल तुसी उथों निकल भी आना है, आपके पास टिकट भी होगी, आप प्लेन में भी चढ़ भी जाएंगे, और उसके बाद बॉर्डर एजेंसीज, फिर आपका एयरपोर्ट, बड़े आराम से जो है मोहब्बत से आप यूके पहुंचेंगे और यहाँ पे आप असाइलम करेंगे, और यहाँ पे असाइलम वाले आपको जफ्फी भी मारेंगे और आप की चुम्मी भी लेंगे और आपको जो है वो असाइलम भी दे देंगे। पता नहीं कौन लोग हैं वहाँ पे, एजेंट्स जो हैं वो आपको गलत मतें देते हैं। वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो इस तरह की गलत मतों में आके, गलत एडवाइस में आके, एयरपोर्ट्स पे आके या यूके में आके इस तरह की हमाकत करते हैं कि जी ये यूं असाइलम कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो कान पकड़ पकड़ के नाक की लकीरें जो हैं वो रगड़ते हैं और तोबा तिल्ला करते हैं कि जी के साढ़े को गलती हो गई है। काश हमें कोई प्रॉपर वकील मिल जाता जिससे हम प्रॉपर एडवाइस लेते कि क्या हमारा असाइलम बनता है कि नहीं बनता। मैं दिन रात जो है बहुत से लोग जो आते हैं मिलते हैं फोन कंसल्टेशन पे ऑफिस में, वो उसमें से 80-90% जो है वो लोग कहते हैं साढ़े को गलती होगी, हमें नहीं पता था, हमें हमारे दोस्त ने मरवा दिया, हमें फलां बंदे ने गलत मशवरा दे दिया कि असाइलम कर लो, उसकी वजह से जो है आज असीं बैठे हैं पछता रहे हैं। कभी भी जो है वीडियोस के ऊपर मैसेजेस करके अमल मत किया करें, अदरवाइज जो है भुगतना आपने होता है। मैं हूं या कोई भी बंदा हो, हम लोगों ने तो डेली ऐसे वीडियो करनी ही होती है। इफ द बॉर्डर फोर्स ऑफिसर बिलीव्स दे हैव अ रीजनेबल ग्राउंड्स टू रिफ्यूज एंट्री,
दे विल डिटेन यू अंटिल यू नेक्स्ट फ्लाइट फॉर द रिमूवल। इनका मतलब है कि अगर उनको बिलीव हो जो यूके बॉर्डर एजेंसीज के, ये जो कल मैंने वीडियो की थी इमिग्रेशन एक्ट 1971 के ऊपर वाली वीडियो थी कि जी कि क्या इमिग्रेशन ऑफिसर जो होते हैं यूके बॉर्डर एजेंसीज के जो ऑफिसर्स वहां पे काम कर रहे हैं, क्या उनके पास लीगल राइट है कि वो आपको डिटेन कर सकें, आपको नेक्स्ट फ्लाइट में वापस भेज सकें? बिल्कुल उनके पास लीगल राइट होता है। जो कल वाली वीडियो थी उसी का अगला एक मैं पार्ट करना चाह रहा था एक्चुअली, लेकिन अब आज मैं चूंकि सवालों के जवाब दे दूं, लेकिन मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में उसको मैं शामिल करूंगा, बड़ी तफसील से करूंगा। अब एक्चुअली केस क्या था कि एक भाई साहब थे, वो यूके बेस्ड थे, उनके पास यूके का ऑब्वियसली वो यहाँ की सेटलमेंट थी उनके पास। वो गए बैक होम गए, वहां पे जाके उन्होंने बच्चे थे उनके ऑलरेडी, उन्होंने बच्चों का जो था, एक दो बच्चों का एप्लीकेशन डाली हुई थी, उनके बच्चों की जो था उनको वीजा ग्रांट हो गया। जो वो एक्चुअल थे तो वो प्री सेटलमेंट के ऊपर उनको प्री सेटलमेंट वगैरह मिली बच्चों को। अब वो बच्चों को लेके वापस आ रहे थे फर्स्ट टाइम यूके में। अब इनके पास सेटलमेंट है, बच्चों के पास प्री सेटलमेंट मिली या बच्चों को वीजा मिला, दोनों कंडीशन में वीजा अलबत्ता बच्चों के पास है। अब वो यूके में अब जब आए हैं, वीजा जेन्युइन, बच्चे उनके जेन्युइन, चूंकि उन्होंने जिस वक्त बच्चों की एप्लीकेशन फाइल की थी, होम ऑफिस ने, एम्बेसीज ने उनसे डीएनए टेस्ट वगैरह और उसकी रिपोर्ट्स भी मांगी थी जो उन्होंने दी। इसका मतलब है कि सारा केस जो था वो प्रूव था, सारा केस जेन्युइन था। लेकिन जो ही वो यूके में पहुंचे, एयरपोर्ट पे जब आए और यूके बॉर्डर एजेंसीज ने उनको एयरपोर्ट के ऊपर स्टॉप कर लिया, और उसकी रीजन क्या थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात करने जा रहा हूं। उसकी वजह यह है कि ये वाला जो सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला इशू है, ये मैं पिछले काफी अरसे से मैं देख रहा हूं कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं, बहुत सी हमारी बहनें जब अपना वीजा अप्लाई करती हैं, अपने बच्चों का अप्लाई करती हैं कि जी मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहता लेकिन मैं अपने बच्चों को यूके लेके जाना चाह रही हूं डिपेंडेंट के वीजा पे, और वहां पे उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। सो रिफ्यूजल आ गई, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस केस में जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी, वहां पे रिफ्यूजल नहीं आई, वहां पे उनको वीजा मिल चुका था। लेकिन वो जिस वक्त एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां पे उनको कहा गया कि जी कि आप के पास क्या सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी वाइफ ने जो है दी हुई है आपको सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इस केस में देखिए कि जिस वक्त उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी, वहां पे एम्बेसी ने उनसे या जो होम ऑफिस था उन्होंने उनसे ये नहीं मांगा था कि जी कि आपके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। वहां पे सिर्फ और सिर्फ उनकी डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर उनको वीजा जो था वो ग्रांट कर दिया, उनको वीजा मिल गया। लेकिन जिस वक्त वो एयरपोर्ट पे आए, वहां पे सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू बन गया। और जिस वक्त सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू बना, भाई साहब को एयरपोर्ट के ऊपर को तकरीबन 12-15 घंटे जो था वो डिटेन रखा गया। उसके बाद वो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट स्टोरी है कि उनको बेल आउट करवा के हम वो बाहर आए। लेकिन वो जो बच्चे थे वो चूंकि अंडर 18 थे, बच्चे अंडर 18 थे, बाप के पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई ऑप्शन नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। बच्चों को उन्होंने सेपरेट कस्टडी में करके सोशल वर्कर्स के हवाले कर दिया, ताकि अब जब तक वो अपनी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी साबित नहीं करेंगे तब तक जो है वो बच्चे सोशल वर्कर्स के पास ही रहेंगे। सम टाइम जो है इस तरह के सीरियस इश्यूज भी हो जाते हैं। सो मैं यहाँ पे अवेयरनेस देने का मकसद यही होता है कि आप आने वाले जो मुश्किलात हैं उनसे बच सकें। सो ये देखिए एक बड़ा एक सीरियस मैटर ये वाला हुआ है। आपको देखने में 2-4 मिनट की ये बात लग रही होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि माँ उसकी वहाँ बैठी, जो बैक होम में बैठी हैं, वो वहाँ पे बेचारी अपसेट, बाप जो है वो अब यहाँ पे अपसेट, बच्चे जो हैं वो वहाँ पे अब सोशल वर्कर्स के पास जो है वो वहाँ पे अपसेट। अब कानून है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जब तक ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे बच्चों को, वो वहाँ से रिलीज जो है वो नहीं करेंगे जी। अच्छा जी, ये किसी और भाई साहब ने लिखा है जी, हाउ टू चेक इफ वी आर बैंड इन दी यूरोप। जो है वो कहते हैं जी कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हम यूरोप में बैन हैं। अब यूरोप क्या है, कोई यूरोप कोई छांगा मांगा है, या यूरोप जो है जलंधर का एक छोटा जिहा पिंड है कि जी कि तुसी कहोगे जी कि जलंधर का एक छोटा जिहा पिंड है, असीं जाके वेखीए कि उत्थों असीं तड़ी फाड़ ते नहीं हाँ, सानू उत्थे अपना बैन ते नहीं किया होया, असीं इत्थों इश्तिहारी ते नहीं है, एब्सकाउंडर ते नहीं है।
यूरोप है भाईजान, 27 कंट्री हैं उनके, 27 कंट्री। पहले कैसे पता चलेगा आप बैन है? आपको पता होगा कि तुसी किथे की वारदात पा के निकले हो। एक तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ पे क्या कम पाया है, वो वहाँ पे आप बैन होंगे। और क्या आपने वहाँ पे असाइलम करके, क्राइम करके या ऐसी जगह पे किया है, तो फिर आप टेक्निकली तौर पे सिर्फ उस कंट्री में बैन होते हैं जहाँ पे आपने जो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है की होती हैं। ये बाहर जो बैल हो रही है ना, वो भी कोई इंज दा ही मेरे क्लाइंट का ये जड़ा मैसेज करके ना नाल फौरी कॉलां भी कर देना। कई बंदे होते हैं ना बड़े, बहुत ज़्यादा। वो एक कल पिछले 2-3 दिन पहले वो मैंने मॉर्निंग 9:30 ऑफिस खुलता है, 9:30 के बाद ही हम अपनी स्क्रीन्स ऑन करते हैं, मैसेज, फ़ोन सारे उसके बाद ही ऑब्वियसली चेक कर रहे होते हैं। तो वो फिर जब चेक किया तो वहाँ पे देखा कि जो था कोई भाई साहब थे, उनको उन्होंने रात 2:15 कॉल मारी हुई थी, रात के 2:30 पे फिर कॉल की हुई थी, फिर 3:10 पे रात कॉल की हुई थी, फिर 3:30 पे कॉल। 4 उनकी कॉलें थी, मिस्ड कॉल थी। 9:30 ऑफिस ओपन हुआ, हमने फिर वो ऑटोमेटेड जो हमारा मैसेज आता है वो गया, तो उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर 2 मैसेज भी हमारी तरफ से गए। वो मुझे लगता है कि वो सुबह मॉर्निंग सैरी के टाइम ना कुछ 4:30-5 बजे फांसी होती है ना कई लोगों को, तो मुझे लगता है कि वो शायद वो उनको भाई साहब को फांसी हो गई सुबह ना। मैं उनके लिए दुआगो भी हूँ। लेकिन मैसेज इसमें आपके लिए यही है, कई लोग माइंड ना कर जाओ, कहें जी उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल की थी तो तुसी रूड जिहा जवाब दिता। अब रूड तो जवाब बनता है ऐसे बंदों का कि जड़ा रात के 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30, 4:30 बजे वकील के ऑफिस में अगर बैलें कर रहा है, तो उस बंदे का ज़हनी कैफियत जो है ना वो नॉर्मल नहीं है। या उन्हें बहुत पीती ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। मैं की तेन दसांगा भाई तुम मैं बाद चो मैं फौत, अगर आप फौत ना होते और आप अपॉइंटमेंट मुझसे बना लेते तो मैं फिर आपको जो है ना कोई बताता, कोई आपको कोई लीगल ऑप्शन। अच्छा चलिए, अब उसमें एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये वीज़ा अप्लाई करते वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जहन में रखा करें कि जी कि आपको कहीं फ्यूचर में उस तरह के इश्यूज का जो है वो सामना ना करना पड़े। अदरवाइज जो है वो वीज़ा मिल भी गया तो बाद में भी आपको फेस करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेटी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है और मैं उसे सेटल्ड स्टेटस मिला हुआ है और उसको 5 साल और 1 साल के 2 यूके बोर्न बच्चे हैं। अच्छा देखिए, बड़ा आपने लंबा चौड़ा, बहुत लंबा आपका वो सवाल है, उसके ऊपर जो है मुझे 2 घंटे चाहिए आपका सवाल पढ़ने में और 2 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए आपका सवाल का जवाब देने में। शॉर्ट सी बात लिखा करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका केस तो हल कर नहीं रहा होता हूँ। यहाँ पे तो आपको एक बेसिक सा एक रास्ता दिखाना होता है, सिराते मुस्तकीम जो है उसको कहेंगे ना कि जी ए कहते जी ए रोड जी है, सड़क ए कितने जाती है, बस इतना का आपने सवाल पूछना होता है, तो जिसका मैंने आपको जवाब देना होता है कि भाईजान सड़क इत्थे ही रहिंदी है, तुसी जिधर नूं जाना है उधर नूं जाओ। किसी बंदे ने पूछा ना भाजी ये सड़क किधर जाती, कहना सड़क इत्थे ही रहिंदी है, तू दस किधर जाना है, अगर सज्जे जाना है कि खब्बे जाना। अपना टू दी पॉइंट शॉर्ट सा पूछा करें। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत लंबा है सवाल है, बड़ा मुश्किल है आपका पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैंने पूछना था कि विजिटिंग वीज़ा, मैंने सवाल तुसीं इंज कीता जिवें मैं तुहाडी ननान नहीं हुंदा। मैं अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं तुहानूं पुछना सी, मैं जिवें मैं तुहाडी बीवी हुंदा या तुसीं मेरे बंदे हुंदे हो, पूछना था कि विजिटिंग वीज़ा के अलावा कौन सा वीज़ा होता है जिससे पाकिस्तान से अपने पेरेंट्स को बुलवा सकते हैं। विजिटर वीज़ा होता है जब आप पेरेंट्स आपको विजिट पे आते हैं और विजिट करते हैं और वो चले जाते हैं। इसके अलावा एक वीज़ा होता है जिसमें अपने आप पेरेंट्स को परमानेंटली अपने पास रख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड ADR वीज़ा, जो एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा जो होता है ADR का वीज़ा। उसमें आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट का होना जो है वो मस्ट होता है, आपके पास अपनी अकोमोडेशन का होना मस्ट होता है, आप किसी भी तरह के बेनिफिट्स पे ना हो और ये तमाम चीज़ों के लवाजमात आपके मुकम्मल अगर होते हों तो आप अपने पेरेंट्स को जो है अपने पास परमानेंट अपने पास रख सकते हैं। वीज़ा काफ़ी एक्सपेंसिव गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, रफली आई थिंक 3400 पाउंड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट की कॉस्ट है। ये ऑब्वियसली ये 5 ईयर्स की होती है, इसमें NHS और इमिग्रेशन दोनों फीसें मिला के होती हैं।
अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं और आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट होते हैं, मेडिकली तौर पे, फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, किसी भी कंडीशन में अगर वो आप पे होते हैं तो आप उनको परमानेंट अपने पास जो है वो रख सकते हैं। सर प्लीज़ आई नीड योर हेल्प जो है, ये समी जी ने 3 मैसेज लिखे हैं जी। मेरे कंसल्टेंट ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरा वीज़ा रिफ्यूज्ड हो गया है, मेरे कंसल्टेंट अभी मुझे रिफ्यूज़ल लेटर नहीं दे रहा। अच्छा, अब इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकती हैं जी? हमारी तो इमिग्रेशन फर्म है, हम उसके लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बना सकते हैं। जो हमारा नंबर होता है ऑब्वियसली हमारे इसी चैनल के ऊपर मिल जाता है। हम लोग फीस चार्ज करते हैं। आप अपना केस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपका कंसल्टेंट यहाँ पे है या बैक होम में जहाँ पे भी है, फिर हम होम ऑफिस से जो है अगर आपकी फाइल निकलवा सकेंगे तो बिल्कुल करेंगे। ये हमारी इसमें हेल्प की क्या बात है, हम लोग हमारा तो बिजनेस ही यही है जी। हाय सर, मैंने भी 2021 में दिया था ILR के लिए। मैं जाने हैं मेरी तो वो B1 ये चला गया या देना पड़ेगा दोबारा। देखिए, जो इंग्लिश सर्टिफिकेट होता है ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। और ये जो TB टेस्ट होता है, अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट कितनी देर के लिए। ये जो इंग्लिश का सर्टिफिकेट होता है ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। ये जो TB टेस्ट होता है सर्टिफिकेट, जब आप आउटसाइड द कंट्री अप्लाई करते हैं वो 6 महीने के लिए होता है। सो अगर आपका ये जो सर्टिफिकेट B1 का बता रहे हैं या आप A1 का बता रहे हैं, ये 2 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिएगा। कमेंट्स लाजमी किया करें, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आपका फीडबैक जो होता है वो हमें मुझे अगला नेक्स्ट जो मैंने एपिसोड मैंने यहाँ पे व्लॉग आपके लिए करना होता है उसमें खासा मुझे मदद मिल जाती है। आपके पॉजिटिव कमेंट्स को भी या आपके नेगेटिव कमेंट्स को भी, आपके फीडबैक को भी। सो इस कम से कम जो है हम बाज़ का जो है अपने सवालों से जवाबों से हट के जो है और भी चीज़ें जो हैं वो बहुत सी डिस्कस होती रहती हैं और बहुत से लोगों को अवेयरनेस भी मिलती है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।